नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कैलाश चौधरी और आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का भाग 5, जिसमें हम कछवा वंश के बारे में पढ़ेंगे। मित्रों, कल हमने गुहिल वंश के बारे में पढ़ लिया था। चलो शुरू करते हैं कछवा वंश के बारे में। कछवा वंश राजस्थान के इतिहास मंच पर 12वीं सदी से दिखाई देता है। इसको प्रारंभ में मीणों और बड़ गुजरों का सामना करना पड़ा था। इस वंश के प्रारंभिक शासकों में दुल्हेराय व पृथ्वीराज बड़े प्रभावशाली थे, जिन्होंने दौसा, रामगढ़, खोह, जोटवाड़ा, गेटौर, आमेर को अपने राज्य में सम्मिलित किया था। मित्रों, ये प्रारंभिक शासक हैं और ये सवाल बार बार पूछा जाता है कि कछवा वंश का आदि पुरुष कौन है। तो दुल्हेराय याद रखना है और ये क्षेत्र के नाम भी याद रखने हैं। जयपुर के आसपास वाले क्षेत्र हैं। दौसा अब जिला बन चुका है। ये रामगढ़, खोह, जोटवाड़ा, गेटौर, आमेर सभी जयपुर में हैं। पृथ्वीराज राणा सांगा का सामंत होने के नाते खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध लड़ा था। बिल्कुल मित्रों, पृथ्वीराज की मृत्यु के बाद कछवाओं की स्थिति संतोषजनक नहीं थी। ये जो पृथ्वीराज शासक था, ये कछवा वंशीय शासक था, आमेर का शासक था। ये ग्रह कलश तथा अयोग्य शासकों से राज्य निर्बल हो गया था। 1547 ईस्वी में भारमल ने आमेर की बागडोर हाथ में ली थी। मित्रों, आपको भारमल का नाम याद होगा। सबसे पहले मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे इसने। भारमल ने उदयीमान अकबर की शक्ति का महत्व समझा और 1562 ईस्वी में उसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर अपनी ज्येष्ठ पुत्री हरकूबाई का विवाह अकबर के साथ कर दिया। इसको मित्रों जोधाबाई भी था इसका उपनाम, हरकूबाई या जोधाबाई। अकबर की यह बेगम मरियम उजमानी के नाम से विख्यात हुई। भारमल पहला राजपूत था जिसने मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। मित्रों, इसके बाद राजस्थान की अन्य रियासतों ने भी मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए, जिनमें से राठौड़ों ने किए। जो हमारी ये जो मेवाड़ रियासत थी, मेवाड़ रियासत ने कभी भी वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए इनके साथ में। भारमल के पश्चात कछवा शासक मान सिंह अकबर के दरबार का योग्य सेनानायक था। मित्रों, जो मान सिंह था मुख्य सेनापति था अकबर के दरबार का। रणथंभौर के 1569 ईस्वी के आक्रमण के समय मान सिंह और उसके पिता भगवंत दास अकबर के साथ थे। मान सिंह को अकबर ने काबुल, बिहार और बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया था। वह अकबर के नवरत्नों में शामिल था। मित्रों, अकबर के नवरत्नों के नाम हम आगे जानेंगे। इनमें एक मान सिंह भी था, कई अन्य नाम थे जैसे टोडरमल, तानसेन। उसे अकबर ने 7000 मनसब प्रदान किया था। दोस्तों, जो ये 7000 मनसब है बहुत कम लोगों को प्राप्त होता था। ये केवल जो शहजादे और राजकुमार होते थे उनको मिलता था, लेकिन कितना विश्वस्त था आप जान सकते हैं। मनसब से 7000 का मनसब बहुत बड़ी बात होती थी। मान सिंह ने आमेर में शीला देवी मंदिर, जगत शिरोमणि मंदिर इत्यादि का निर्माण करवाया। इसके समय में दादू दयाल ने वाणी की रचना की। ये दादू दयाल की वाणी इसी के समय में रचित हुई। मान सिंह के पश्चात के शासकों में मिर्जा राजा जय सिंह, इसका कार्यकाल था मित्रों 1621 ईस्वी से 1667 ईस्वी। महत्वपूर्ण था, जिसने 46 वर्षों तक शासन किया। इस दौरान उसे जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की सेवा में रहने का अवसर मिला। तो इसका आपको कार्यकाल से पता चल गया होगा कि कौन कौन से शासक इसके कार्यकाल में हुए। उसे शाहजहां ने मिर्जा राजा का खिताब दिया। ये दोस्तों राजस्थान जीके के जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं उसमें पूछा जाता है कि मिर्जा राजा की उपाधि जय सिंह को किसने दी, तो शाहजहां ने। आपको कंफ्यूज नहीं होना है औरंगजेब में। औरंगजेब ने मिर्जा राजा जय सिंह को मराठों के विरुद्ध दक्षिणी भारत में नियुक्त किया था।
जय सिंह ने पुरंदर में शिवाजी को पराजित कर मुगलों से संधि के लिए बाध्य किया। 11 जून 1665 ईस्वी को शिवाजी और जय सिंह के मध्य पुरंदर की संधि हुई थी। मित्रों, ये संधि बहुत महत्वपूर्ण है। 11 जून 1665 ईस्वी को शिवाजी और जय सिंह के मध्य पुरंदर की संधि। इसमें अधिकतर दुर्ग पर अपना कब्जा छोड़ देते हैं शिवाजी और मुग़ल दरबार में आ जाते हैं। फिर इनके साथ विश्वासघात करता है औरंगजेब, तब ये वहाँ से भाग जाते हैं शिवाजी और उनके पुत्र संभाजी। वो आगे चर्चा करेंगे। जिसके अनुसार आवश्यकता पड़ने पर शिवाजी ने मुगलों की सेवा में उपस्थित होने का वचन दिया। इस प्रकार पुरंदर की संधि जय सिंह की राजनीतिक दूरदर्शिता का एक सफल परिणाम थी। जय सिंह ने बनवाए आमेर के महल और जयगढ़ और औरंगाबाद में जय सिंहपुरा उसकी वास्तुकला के प्रति रुचि को प्रदर्शित करते हैं। इसके दरबार में हिंदी का प्रसिद्ध कवि बिहारी मल था। आपको याद रखना है, सवाल पूछा जा सकता है कि हिंदी का प्रसिद्ध कवि बिहारी मल किसके राज दरबार में था, तो मिर्जा राजा जय सिंह। फिर कछवा शासकों ने सवाई जय सिंह द्वितीय 1700 से 1743 ईस्वी, इसका अद्वितीय स्थान है। 2 जय सिंह हुए हैं मित्रों जयपुर रियासत के। एक मिर्जा राजा जय सिंह जो मिर्जा राजा जय सिंह थे, जय सिंह प्रथम थे, और सवाई जय सिंह जिन्होंने जयपुर राज्य की स्थापना की, वो जय सिंह द्वितीय थे। आपको बिल्कुल याद होना चाहिए और इसमें कन्फ्यूजन होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वह जो इसका कार्यकाल था मित्रों 1700 से 1743, 18वीं सदी में हुए हैं। और इन्हीं सवाई जय सिंह ने 5 वेधशालाओं की स्थापना कराई थी संपूर्ण हिंदुस्तान में। वह राजनीतिक, कूटनीतिज्ञ, खगोलविद, विद्वान, साहित्यकार तथा कला का पारंगत था। वह मालवा का मुगल सूबेदार रहा था। जय सिंह ने मुगल प्रतिनिधि के रूप में बदन सिंह के सहयोग से जाटों का दमन किया था। ये भरतपुर के जाट थे, इनका दमन किया था। इनमें आपस में अनबन थी बदन सिंह और अपने भाइयों में। इनमें सवाई जय सिंह ने राजपूताना में अपनी स्थिति मजबूत करने तथा मराठों का मुकाबला करने के उद्देश्य से 17 जुलाई 1734 ईस्वी को उरडा में एक सम्मेलन बुलाया। उरडा वर्तमान में भीलवाड़ा में है, तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। इसका उत्तर उरडा सम्मेलन कब हुआ था? पहला ये है 17 जुलाई 1734 ईस्वी को। उरडा किस जिले में स्थित है? भीलवाड़ा में है। इस सम्मेलन को किसने बुलाया? सवाई जय सिंह ने। राजपूत राजाओं का सम्मेलन आयोजित किया, इसमें जयपुर, आगे देखते हैं, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, किशनगढ़, नागौर, बीकानेर आदि शासकों ने भाग लिया था। तो आपको याद होना चाहिए किस किस रियासतों ने भाग लिया। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, किशनगढ़, नागौर, बीकानेर। परंतु इस सम्मेलन का जो परिणाम होना चाहिए था वह नहीं हुआ, क्योंकि राजस्थान के शासकों के स्वार्थ भिन्न थे। सवाई जय सिंह अपना प्रभाव बढ़ाने के उद्देश्य से बूंदी के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर स्वयं वहां का सर्वेसर्वा बन बैठा। मित्रों, जो सवाई जय सिंह ने बूंदी के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया था, वो उसके आगे गंभीर परिणाम सामने आए थे और राजस्थान में मराठों की एंट्री हो गई थी। और फिर राजस्थान की जितनी भी रियासतें थी, यहाँ मराठों की खुली लूट शुरू हो गई थी। परंतु बूंदी के बुद्ध सिंह की पत्नी अमर कुंवरी ने, जो जय सिंह की बहन थी, तो आपको याद रखना था कि जो अमर कुंवरी है, जो इसकी जय सिंह की बहन थी, इसलिए इस रियासत में, बूंदी रियासत में इसका हस्तक्षेप बढ़ गया था सवाई जय सिंह का। जो जय सिंह की बहन थी, मराठा मल्हारराव होलकर को अपना राखी बंद भाई बनाकर, देखिए दोस्तों, अमर कुंवरी ने मल्हारराव होलकर को अपना भाई बनवाया था और धन का लालच देकर बूंदी आमंत्रित किया, जिससे होलकर और सिंधिया ने बूंदी पर आक्रमण कर दिया।
और इस प्रकार मराठों की राजस्थान में एंट्री होती है। सवाई जयसिंह संस्कृत और फारसी का विद्वान होने के साथ साथ गणित और खगोल शास्त्र का असाधारण पंडित था। उसने 1725 ईस्वी में नक्षत्रों की शुद्ध सारणी बनाई। तो आपको पता होना चाहिए नक्षत्रों की शुद्ध सारणी सवाई जयसिंह ने। उसका नाम तत्कालीन मुगल सम्राट के नाम पर जीज मुहम्मद शाही नाम रखा। ये नाम भी बहुत महत्वपूर्ण है। उसने जयसिंह कारिका नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की। सवाई जयसिंह की महान देन है जयपुर। उसने 1727 ईस्वी में जयपुर की स्थापना की। जयपुर का वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य था। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको याद रखना है जयपुर का वास्तुकार कौन था। नगर निर्माण के विचार से यह नगर भारत और यूरोप में अपने ढंग का अनूठा नगर है। दोस्तों, जो जयपुर नगर है बहुत ही खूबसूरत नगर है और इसकी बनावट बहुत अच्छी है, बिल्कुल सुव्यवस्थित तरीके से बना हुआ है। चंडीगढ़ भी इसी तरह से बना हुआ है, जिसकी समकालीन और वर्तमानकालीन विदेशी यात्रियों ने मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। जयपुर में जयसिंह ने सुदर्शनगढ़, ये जो नाहरगढ़ किला है, इसका निर्माण करवाया। आप देखिए नाहरगढ़ को, आज वहाँ खंडर है, कुछ भी नहीं है नाहरगढ़ में। जयगढ़ किले में जयबाण नामक तोप बनवाई। आज भी मित्रों जयगढ़ जो जयबाण तोप है वहीं पर है। उसने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और बनारस में 5 वेधशालाओं, जंतर मंत्र का निर्माण करवाया। मित्रों, ये सवाल कई प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है। पहला सवाल जो पहले पूछा जाता था कि 5 वेधशालाओं का निर्माण किसने करवाया, तो सवाई जयसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह, और 2 ऑप्शन और दे दिए जाते थे, तो आपको याद रखना है सवाई जयसिंह ने करवाया। इसके अलावा एक क्वेश्चन बिल्कुल आपको याद रखना है, वो क्वेश्चन इस प्रकार होता है कि सवाई जयसिंह ने किस नगर में वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया। तो उसमें आपको मथुरा दे देंगे, बनारस दे देंगे, उज्जैन दे देंगे और चौथा जैसे आगरा दे दिया, तो हम क्या लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं। तो इसलिए पांचों के पांचों नाम आपको याद होने ज़रूरी हैं, तभी आप क्वेश्चन सही कर पाओगे, अन्यथा उत्तर गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो ग्रह नक्षत्र आदि की गति को सही तौर से जानने के लिए बनवाई थी। जयपुर के जंतर मंतर में सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित सूर्य घड़ी है, जिसे सम्राट यंत्र के नाम से जाना जाता है, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी सूर्य घड़ी के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त है। धर्म रक्षक होने के नाते उसने वाजपेयी और राजसू आदि यज्ञों का आयोजन करवाया था। मित्रों, आपको याद रखना है, इसने यज्ञ करवाए थे, वाजपेयी करवाया, राजसूय करवाया और अश्वमेध यज्ञ भी सवाई जयसिंह जी ने करवाया था। और ये अंतिम हिंदू शासक हैं जिसने अश्वमेध यज्ञ करा। आगे वह अंतिम हिंदू नरेश था जिसने भारतीय परंपरा के अनुकूल अश्वमेध यज्ञ किया। मित्रों, अश्वमेध यज्ञ में यह होता था कि जो घोड़ा होता था उस घोड़े को स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाता था और उस घोड़े पे ये लिख दिया जाता था कि जो भी व्यक्ति या जो भी रियासत शासक इस घोड़े को पकड़ेगा उसे सवाई जयसिंह या जो भी राजा अश्वमेध यज्ञ करता था उससे युद्ध करना पड़ेगा, और जो इस घोड़े को नहीं पकड़ेगा तो यह समझा जाएगा कि उस क्षेत्र पर जो अश्वमेध यज्ञ कर रहा है उसका शासन हो जाएगा। तो इस प्रकार अश्वमेध यज्ञ का यह मतलब होता है। इस प्रकार सवाई जयसिंह अपने शौर्य, बल, कूटनीति और विद्वत्ता के कारण अपने समय का ख्याति प्राप्त व्यक्ति बन गया था। बिल्कुल मित्रों, परंतु वे युग के प्रचलित दोषों से ऊपर नहीं उठ सका। तो आपको जयसिंह के बारे में पढ़ लिया और इसी के साथ हमारा कछवाा राजवंश समाप्त होता है। अब हम बढ़ेंगे राठौड़ राजवंश। राजस्थान की ऊपरी और
उत्तरी राजस्थान के उत्तरी और पश्चिमी भागों में राठौड़ राज्य स्थापित थे। इनमें जोधपुर और बीकानेर के राठौड़ राजपूत प्रसिद्ध रहे हैं। बिल्कुल दोस्तों, इसके अलावा जो किशनगढ़ रियासत है, यहाँ पर भी राठौड़ों का शासन रहा है। जोधपुर राज्य का मूल पुरुष राव सिंहा था, जिसने मारवाड़ के एक छोटे भाग पर शासन किया, परंतु लंबे समय तक गुहिलों, परमारों और चौहानों आदि राजपूत राजवंशों की तुलना में राठौड़ों की शक्ति प्रभावशाली नहीं हो पाई थी। तो ये सवाल आपको याद रखना है। जो मूल पुरुष होते हैं प्रत्येक राजवंश के, उनका नाम बिल्कुल याद होना चाहिए। राव सिंहा था राठौड़ों का आदि पुरुष। आगे देखते हैं। राठौड़ शासक राव जोधा ने 1459 ईस्वी में जोधपुर बसाकर वहां मेहरानगढ़ का निर्माण करवाया था। बहुत खूबसूरत दुर्ग है मित्रों मेहरानगढ़। इसका निर्माण 15वीं सदी में हुआ था 1459 ईस्वी में, और जोधपुर नगर की स्थापना भी राव जोधा ने करी। राव गांगा ने इसका शासनकाल 1515 ईस्वी से 1532 ईस्वी में था। खानवा के युद्ध में 4000 सैनिक भेजकर सांगा की मदद की थी। इस प्रकार सांगा जैसे शक्ति संपन्न शासक के साथ रहकर राव गांगा ने अपने राज्य का राजनीतिक स्तर ऊपर उठा लिया था। राव मालदेव गांगा का ज्येष्ठ पुत्र था। मालदेव दोस्तों बहुत ही वीर शासक हुआ है मारवाड़ का। वह अपने समय का एक वीर, प्रतापी और शक्ति संपन्न शासक था। उसके समय में मारवाड़ की सीमा हिंडौन, जो सवाई माधोपुर में है, बयाना वर्तमान भरतपुर, फतेहपुर सीकरी जो यूपी में पड़ जाएगा, उत्तर प्रदेश में, ये मथुरा में आता है, मेवाड़ की सीमा तक प्रचारित हो गई थी। और दोस्तों इसकी सीमाएं जो फतेहपुर सीकरी तक आ गई थी, यानी दिल्ली सल्तनत से टच हो गई थी। इसी वजह से शेरशाह सूरी ने इससे युद्ध किया था। मालदेव की पत्नी उमादे जैसलमेर की राजकुमारी उमादे थी मित्रों। इतिहास में रूठी रानी के नाम से विख्यात हैं। तो दोस्तों आपको रूठी रानी का नाम पता होना चाहिए। वो उमादे थी, मालदेव की पत्नी थी। और इसका रूठने का कारण ये था कि जो दासी साथ में आती थी, जो राजपूत शासकों की शादी होती थी, तो महारानियों के रानियों के साथ में जो दासियां आती थी, उसमें एक दासी थी बारमली। आपको बारमली का नाम याद रखना है। बारमली की वजह से ये रूठी थी। मालदेव ने साहेबा के मैदान में बीकानेर के शासक जैतसी को मारकर अपने साम्राज्य विस्तार की इच्छा को पूरा किया, परंतु मालदेव ने अपनी बीजों से जैसलमेर, मेवाड़, बीकानेर से शत्रुता बढ़ाकर अपने सहयोगियों की संख्या कम कर दी। शेरशाह से हारने के बाद हुमायूं मालदेव से सहायता प्राप्त करना चाहता था, परंतु वह मालदेव पर संदेह करके अमरकोट की ओर प्रस्थान कर दिया। फिर आगे जो मालदेव का प्रसिद्ध युद्ध है मित्रों, उसके बारे में पढ़ेंगे। मालदेव की सेना को 1544 ईस्वी में गिरी सुमेल के युद्ध में, जो गिरी सुमेल का युद्ध है, गिरी सुमेल वर्तमान पाली ज़िले में स्थित है, आपको पता होना चाहिए। और इसका सन भी याद रखना चाहिए, 1544 ईस्वी में शेरशाह सूरी का सामना करना पड़ा। कहा जाता है कि इस युद्ध से पूर्व शेरशाह ने चालाकी का सहारा लेते हुए मालदेव के 2 सेनापति, मित्रों इसके 2 वीर सेनापति हुए हैं, जेता और कुंपा, जिन्होंने गिरी सुमेल के युद्ध में अदम्य साहस का परिचय दिया था। इनके नाम से जाली पत्र लिखकर अपनी ओर मिलाने का ढोंग रचा था। इस युद्ध में स्वामी भक्त जेता और कुंपा मारे गए। तो मित्रों मालदेव जो शेरशाह सूरी की चाल समझ नहीं पाया था, और जो जाली पत्र बनवाए थे शेरशाह सूरी ने, वो ये बनवाए थे कि हम आपकी सहायता देने को तैयार हैं, और इस प्रकार बनवाया था। तो मालदेव ने
असली समझ लिया था उनको कि भाई हमारे साथ ही गद्दारी कर रहे हैं जैता और कुंपा। फिर जैता और कुंपा ने अपने राजा मालदेव को बहुत समझाने का प्रयत्न किया कि हम नहीं मिले हुए हैं, आप हम पे विश्वास कीजिए। तो मालदेव नहीं माना और मालदेव जोधपुर की ओर कूच कर दिया उन्होंने। तो फिर ये जैता और कुंपा दोनों अपने चंद सैनिकों के साथ अकेले ही लड़े थे। युद्ध समाप्ति के पश्चात शेरशाह ने कहा था, एक मुट्ठी भर बाजरा के लिए वे हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। मित्रों, ये कोटेशन बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार पूछा जाता है कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, वे किस शासक ने कही ये बात? शेरशाह सूरी ने कही, किस संदर्भ में कही? गिरी सुमेल युद्ध के संदर्भ में कही? मालदेव के पुत्र चंद्रसेन। दोस्तों, चंद्रसेन एक बहुत ही वीर शासक हुए हैं। इसको प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने भी अपने जीते जी कभी अधीनता स्वीकार नहीं करी थी अकबर की। जो एक स्वतंत्र प्रकृति का वीर था, अपना अधिकांश जीवन पहाड़ों में बिताया, परंतु अकबर की आजीवन अधीनता स्वीकार नहीं की। वंश गौरव और स्वाभिमान जो राजस्थान की संस्कृति के मूल तत्व हैं, वह हम चंद्रसेन के व्यक्तित्व में पाते हैं। महाराणा प्रताप ने जैसे अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए मुगल अधीनता स्वीकार नहीं की थी, उसी प्रकार चंद्रसेन भी आजन्म अकबर से टक्कर लेता रहा। अकबर की मृत्यु के बाद चंद्रसेन की मृत्यु के बाद अकबर ने चंद्रसेन के बड़े भाई मोटा राजा उदय सिंह को 1583 ईस्वी में मारवाड़ का राज्य सौंप दिया। तो मित्रों, जो इनके बड़े भ्राता थे मोटा राजा उदय सिंह, इन्होंने सबसे पहले मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, तब इनको राज्य सौंप दिया था 1583 ईस्वी में मारवाड़ का राज्य। इस प्रकार उदय सिंह मारवाड़ का प्रथम शासक था। उदय सिंह ने 1587 ईस्वी में अपनी पुत्री मानबाई जोधपुर की राजकुमारी होने के कारण ये जोधाबाई भी कहलाती हैं। जो अपनी बेटी थी इनकी उदय सिंह की मानबाई, इसको जोधाबाई भी कहते हैं। मित्रों, जो मैंने ऊपर जो हरकूबाई थी उसका नाम मैंने जोधाबाई बोल दिया, क्योंकि जो फिल्म आई थी जोधा अकबर, तो वो उसमें बिल्कुल गलत फिल्म है। जो अकबर की पत्नी जोधा नहीं थी, बिल्कुल वो हरकूबाई थी, इसलिए ज़बान स्लिप हो गई थी। बिल्कुल आप याद रखिए, जो मानबाई थी उसका नाम जोधाबाई था, न कि हरकूबाई का विवाह जहांगीर के साथ कर दिया। यह इतिहास में जगत गुसाई के नाम से प्रसिद्ध है। इसके 3 नाम हो गए, जगत गुसाई, मानबाई और जोधाबाई, तीनों एक ही नाम है। इसी वंश के गजय सिंह का पुत्र अमर सिंह राठौड़ राजकुमारों में अपने साहस और वीरता के लिए प्रसिद्ध हैं। आज भी इसके नाम से, जो मित्रों ख्याल नहीं है, ख्यात हैं, ख्यात राजस्थान के गांवों में गाए जाते हैं। अमर सिंह नागौर का शासक हुआ है और इसने शाहजहाँ के साले की भरे दरबार में हत्या कर दी थी। जसवंत सिंह ने धर्मत के युद्ध जो 1658 ईस्वी में हुआ था, औरंगजेब के विरुद्ध शाही सेना की ओर से भाग लिया था, परंतु शाही सेना की पराजय से जसवंत सिंह को युद्ध मैदान से भागने पर मजबूर कर दिया। जसवंत सिंह खजवा के युद्ध 1659 ईस्वी में शुजा के विरुद्ध औरंगजेब की ओर से लड़ने गया था, परंतु वे मैदान में शुजा से गुप्त संवाद कर शुजा की ओर शामिल हो गया, जो उसके लिए अशोभनीय है। तो मित्रों, ये घटना है जो खजवा के युद्ध में हुई थी 1659 ईस्वी में। ये कई किताबों में नहीं मिलती, तो आपको यहाँ इस अध्ययन जो राजस्थान अध्ययन की 9th क्लास की पुस्तक है, कितने अच्छे फैक्ट दिए हुए हैं। हालांकि वह जैसा वीर, साहसी और कूटनीतिज्ञ था, वैसा ही वह विद्या और कला प्रेमी भी था। उसने भाषा भूषण नामक ग्रंथ लिखा। तो मित्रों, भाषा भूषण ग्रंथ
जसवंत सिंह जी ने लिखा है, आपको याद होना चाहिए। मूणोत नैणसी उनका मंत्री था। मूणोत नैणसी की ख्यात बहुत प्रसिद्ध है, जसवंत सिंह जी का मंत्री था। नैणसी द्वारा लिखी गई नैणसी की ख्यात मारवाड़ प्रगनारी विगत राजस्थान की ऐतिहासिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति के अध्ययन के अनुपम ग्रंथ हैं। तो मित्रों, आपको एक सवाल जो पिछले टॉपिक में आया था, नैणसी की ख्यात, इसके 26 पार्ट हैं, 26 भागों में विभक्त हैं, आपको याद रखना है इसको। जसवंत सिंह मारवाड़ का शासक था जिसने अपने बल और प्रभाव से अपने राज्य का सम्मान बनाए रखा। मुगल दरबार का सदस्य होते हुए भी उसने अपनी स्वतंत्र प्रकृति का परिचय देकर राठौड़ वंश की गौरव और पद की प्रतिष्ठा बनाए रखी। राठौड़ दुर्गादास राठौड़ मित्रों एक बहुत ही स्वाभिमानी सामंत थे। किस तरह इन्होंने अजीत सिंह की जान बचाई थी और अजीत सिंह को मारवाड़ का शासक बनने में सहायता की थी, ये अपने आप में बहुत अनूठा है। राठौड़ दुर्गादास ने औरंगजेब का विरोध कर जसवंत सिंह के पुत्र अजीत सिंह को मारवाड़ का शासक बनाया, परंतु अजीत सिंह ने अपने सच्चे सहायक और मारवाड़ के रक्षक अदम्य साहसी वीर दुर्गादास को, जिसने उसके जन्म से ही उसका साथ दिया था, बुरे लोगों के बहकावे में आकर बिना किसी अपराध के मारवाड़ से रियासत निर्वासित कर दिया। मित्रों, किस प्रकार एक अच्छा आदमी को निर्वासित कर दिया था, उसकी ये कृतज्ञता उसके चरित्र पर कलंक की कालिमा के रूप में सदैव अंकित रहेगी। तो दोस्तों, जो इसको निर्वासित करा था, जो मध्य प्रदेश में उज्जैन स्थान है, तो उज्जैन में इनकी छतरी बनी हुई है जो शिप्रा नदी के तट पर है। शिप्रा नदी के तट पर इनकी छतरी बनी हुई है। तो पूछा जाता है, जब इनको निर्वासित किया था तो ये मेवाड़ में चले गए, और जो उज्जैन का क्षेत्र है वो मेवाड़ रियासत के अंतर्गत आता था, और मेवाड़ के राजा ने दुर्गादास को सम्मान दिया और उज्जैन की रियासत दी। वहाँ इनका वहीं देहांत हुआ, और आज भी शिप्रा नदी के तट पर इनकी छतरी बनी हुई है। दुर्गादास ने अपनी कूटनीति से औरंगजेब के पुत्र शहजादा अकबर को अपनी ओर मिला लिया। उसने शहजादा अकबर के पुत्र बुलंद अख्तर और पुत्री सफियतुन्निसा को शरण देकर तथा उसके लिए कुरान की शिक्षा व्यवस्था करके सांप्रदायिक एकता का परिचय दिया। दोस्तों, किस प्रकार इन्होंने सांप्रदायिक एकता का परिचय दिया? इनके पुत्र थे अकबर के। ये जो शहजादा अकबर हैं दोस्तों, ये सम्राट अकबर नहीं है, ये औरंगजेब का पुत्र था। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, शहजादा अकबर और सम्राट अकबर में अंतर है। वीर दुर्गादास राठौड़ एक चमकता हुआ सितारा है जिससे इतिहासकार जेम्स टॉड भी प्रभावित होने हुए बिना नहीं रह सका। जेम्स टॉड ने इसे राठौड़ों का यूलिसीज कहा है, यूलिसीज। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि राठौड़ों का यूलिसीज कर्नल जेम्स टॉड ने किसे कहा है, तो ये वीर दुर्गादास राठौड़ को कहा। तो मित्रों, जो यूलिसीज हैं, ये जो यूनान का एक ऐसे ही एक बहादुर नायक था, उसने भी इस प्रकार स्पार्टा राज्य बचाने में बहुत सहायता करी थी। उसी के नाम पर संज्ञा दी गई यूलिसीज, राठौड़ों का यूलिसीज। जोधपुर के राव जोधा के पुत्र राव बीका ने 1488 ईस्वी में बीकानेर बसाकर उसे राठौड़ सत्ता का दूसरा केंद्र बनाया। बीका के पुत्र राव लूणकरण को इतिहास में कलयुग का करण कहा जाता है। कितने दानवीर थे लूणकरण को। बीकानेर के जैतसी का बाबर के पुत्र कामरान से संघर्ष हुआ था, जिसमें कामरान की पराजय हुई थी। 1570 ईस्वी में अकबर द्वारा आयोजित नागौर दरबार में राव कल्याणमल ने अपने पुत्र राय सिंह के साथ भाग लिया। तभी से मुगल सम्राट और बीकानेर राज्य का मैत्री संबंध स्थापित हो गया। मित्रों, जो बीकानेर रियासत में सबसे पहले कल्याणमल ने अधीनता स्वीकार की थी,
आपको याद रखना है, सवाल पूछा जाता है बार बार कि सबसे पहले बीकानेर रियासत में अधीनता स्वीकार किसने करी थी मुगलों की, तो कल्याणमल ने। जोधपुर का पूछ लें तो मोटा राजा उदय सिंह, जयपुर का पूछ लें तो बहारमल। बीकानेर के नरेशों में कल्याणमल प्रथम व्यक्ति था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। महाराणा राय सिंह ने मुगलों के लिए गुजरात, काबुल और कंधार अभियान किए। ये काबुल और कंधार वर्तमान अफगानिस्तान में आते हैं। वह अपने वीरोचित तथा स्वामी भक्त के गुणों के कारण अकबर तथा जहांगीर, ये राय सिंह है, बहुत विद्वान हुए हैं, वीर पुरुष थे, का विश्वास पात्र बना रहा और राय सिंह ने बीकानेर के किले का निर्माण करवाया। जो बीकानेर का दुर्ग है, जूनागढ़ दुर्ग, उसका निर्माण राय सिंह ने करवाया, जिस पर मुगल प्रभाव दिखाई देता है। राय सिंह स्वभाव से उदार और दानवीर शासक था। इसी आधार पर मुंशी देवी प्रसाद ने उसे राजपूताने का कर्ण कहा है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि राजपूताने का कर्ण मुंशी देवी प्रसाद ने किसे कहा है, राय सिंह को। और दूसरा क्वेश्चन अभी पहले बताया था, कलयुग का कर्ण किसे कहा जाता है, तो ये अपने थे लोणकर्ण। बीकानेर महाराजा दलपत सिंह का आचरण जहांगीर के अनुकूल न होने के कारण जहांगीर ने उसे कैद कर मृत्यु दंड दिया था। ये दलपत सिंह थे, ये बगावत कर दी थी इन्होंने मुगलों से, इसको मृत्यु दंड दे दिया था। मित्रों, जो कलयुग का कर्ण है कर्ण सिंह है और जो राजपूताने का कर्ण राय सिंह है, ये मुंशी देवी प्रसाद के अनुसार है। महाराजा कर्ण सिंह को जांगलदर बादशाह कहा जाता था। इस उपाधि का उपयोग बीकानेर के सभी शासक करते हैं। महाराजा अनूप सिंह वीर, कूटनीतिज्ञ और विद्या अनुरागी शासक था। उसने अनुपविवेक, काम प्रबोध, श्राद्ध प्रयोग, चिंतामणि, गीत गोविंद पर अनुपोदय टीका लिखी थी। तो मित्रों, अनूप सिंह की रचनाएं हैं जिसमें अनुपविवेक, काम प्रबोध, श्राद्ध प्रयोग, चिंतामणि, गीत गोविंद पर यह टीका है अनुपोदय। उसे संगीत का प्रेम था, संगीत से प्रेम था। उसने दक्षिण में रहते हुए अनेक ग्रंथों को नष्ट होने से बचाया और उन्हें खरीदकर अपने पुस्तकालय के लिए ले आया। कुंभा के संगीत ग्रंथों का पूरा संग्रह भी उसने एकत्र करवाया था। आज अनूप पुस्तकालय बीकानेर में हमारे लिए अलभ्य पुस्तकों का भंडार है, जिसका श्रेय अनूप सिंह के विद्या अनुराग को जाता है। कितने विद्या अनुरागी थे ये। दक्षिण में रहते हुए उसने अनेक मूर्तियों का संग्रह किया और उसे नष्ट होने से बचाया। वे मूर्तियों का संग्रह बीकानेर के 33 करोड़ देवताओं के मंदिर में सुरक्षित हैं आज भी वो मूर्तियाँ। मित्रों, इसके अलावा 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर जोधपुर के मंडौर में भी है, ये भी आपको याद होना चाहिए। किशनगढ़ में भी राठौड़ सत्ता का प्रथक केंद्र था। यहाँ का प्रसिद्ध शासक सावंत सिंह था, बहुत फेमस हुए हैं, जो कृष्ण भक्त होने के कारण नागरी दास के नाम से प्रसिद्ध था। नागरी दास या सावंत सिंह एक ही है। किशनगढ़ में चित्रकला का अद्भुत विकास हुआ। किशनगढ़ चित्रशैली का प्रसिद्ध चित्रकार निहाल चंद था। और मित्रों, जो निहाल चंद ने विश्व प्रसिद्ध बणी ठणी थी, जो बणी ठणी चित्रित किया था निहाल चंद ने बणी ठणी। चौहान वंश, हम चौहानों के अतिरिक्त, अभी चौहान वंश पढ़ेंगे, हम चौहानों के आदिवासन और प्रारंभिक विस्तार के बारे में विगत पृष्ठों में अध्ययन कर चुके हैं। 12वीं शताब्दी के अंतिम चरण में शाकंभरी के चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान ने अपनी विजयों से उत्तरी भारत की राजनीति में एक विशिष्ट स्थान प्राप्त कर लिया था। पृथ्वीराज चौहान ने, उसने चंदेल शासक परमर्दी देव के देशभक्त सेनानी आला और उदल को मारकर 1182 ईस्वी में महोबा को जीत लिया था। तो मित्रों, आपको नाम याद होना चाहिए, जो महोबा के युद्ध में दो प्रसिद्ध सेनापति आला और उदल, इनका उल्लेख आता है।
ये परमर्दी देव के सेनापति थे। कन्नौज के गहड़वाल शासक जयचंद का दिल्ली को लेकर चौहानों से वैमनस्य था और जयचंद ने मित्रों जो इसको हरवाया था युद्ध के अंदर पृथ्वीराज चौहान को, मोहम्मद गौरी को जो बुलावा दिया था जयचंद ने दिया था, इसीलिए आज जयचंद शब्द अपमानित शब्द हैं। जब कई बार हम बोलते हैं कोई गलत काम करता है कि तू तो जयचंद की औलाद है, जयचंद किस प्रकार गद्दार था वो। हालांकि पृथ्वीराज चौहान तृतीय भी अपनी दिग्विजय में कन्नौज को शामिल करना चाहता था और इस प्रकार पृथ्वीराज चौहान तृतीय और जयचंद की महत्वाकांक्षा दोनों के वैमनस्य का कारण बन गई थी। पृथ्वीराज रासो दोनों के मध्य शत्रुता का कारण जयचंद की पुत्री संयोगिता को बताता है। दोस्तों, संयोगिता से स्वयंवर रचाया था पृथ्वीराज चौहान ने। पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को पराजित कर भारत में तुर्क आक्रमण को धक्का पहुंचाया। तुर्कों के विरुद्ध लड़े गए युद्धों में तराइन का प्रथम युद्ध हिंदू विजय का एक गौरवपूर्ण अध्याय है, परंतु पृथ्वीराज चौहान द्वारा पराजित तुर्की सेना का पीछा न किया जाना इस युद्ध में की गई भूल के रूप में भारतीय भ्रम का एक कलंकित पृष्ठ है। इस भूल के परिणाम स्वरूप 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। ये पिछली बार पढ़ लिया हमने। इस हार का कारण राजपूतों का परंपरागत सैन्य संगठन माना जाता है, इसलिए वो हार गए थे। पृथ्वीराज चौहान अपने राज्यकाल के आरंभ से लेकर अंत तक युद्ध लड़ता रहा और इसके एक सच्चे सैनिक और सेना अध्यक्ष होने के प्रमाणित करता है। सिवाय तराइन के द्वितीय युद्ध के वे सभी युद्धों में विजेता रहा। वह स्वयं अच्छा गुणी होने के साथ साथ गुणीजनों का सम्मान करने वाला था। जयानक, विद्यापति गौड़, वागीश्वर, जनार्दन तथा विश्वरूप उसके दरबारी लेखक और कवि थे। आपको याद रखना है, जयानक, विद्यापति गौड़, वागीश्वर, जनार्दन, विश्वरूप दरबारी कवि थे, जिनकी कृतियाँ उसके समय को अमर बनाए हुए हैं। जयानक ने पृथ्वीराज विजय की रचना की। पृथ्वीराज रासो का लेखक चंद्रबरदाई में भी पृथ्वीराज चौहान के आश्रित कवि थे। कितने विद्वान कवि हुए हैं इसके समय में। रणथंभौर के चौहान वंश की स्थापना पृथ्वीराज चौहान के पुत्र गोविंद राज ने की थी। तो मित्रों, जो रणथंभौर शाखा है चौहानों की, ये अजमेर से निकली है। यहाँ के प्रतिभा संपन्न शासकों ने हम्मीर का नाम सर्वोपरि है और हम्मीर भी एक बहुत विद्वान शासक हुए हैं, बहुत बहादुर हुए हैं। दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने हम्मीर के समय रणथंभौर पर असफल आक्रमण किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने तेरह ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण कर दिया था। तो आपको याद रखना है, 1301 ईस्वी में आक्रमण किया था रणथंभौर पर। सबसे पहले यही आक्रमण हुआ था सर्वप्रथम। इसका मुख्य कारण हम्मीर देव द्वारा अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध मंगोल शरणार्थियों को आश्रय देना था। मित्रों, जो मंगोल सेनापति थे, जो गुजरात अभियान पर जाते हैं और मंगोल सेनापति और जो दूसरे सेनापति होते हैं यहाँ के, उनके मध्य धन बंटवारे को लेकर, जो लूट का धन होता है उसके बंटवारे को लेकर झगड़ा हो जाता है। फिर ये शरण में आ जाते हैं, तो उसके आश्रय को देकर वो युद्ध हुआ। किला न जीत पाने के कारण अलाउद्दीन ने हम्मीर के सेनानायक रणमल और रत्तीपाल को लालच देकर अपनी ओर मिला लिया। देखिए मित्रों, रणमल और रत्तीपाल जो राजस्थान और भारत की जितनी भी रियासतें हैं मित्रों, यहाँ पर एक से बढ़कर एक वीर हुए हैं, लेकिन एक से बढ़ के एक गद्दार भी यहाँ हुए हैं। जो हमेशा विदेशी आक्रांता वो जीते हैं, कोई ना कोई गद्दार के कारण जीते हैं। यहाँ भी देखिए ये दो गद्दार निकले, रणमल और रत्तीपाल, जिन्होंने अपने राजाओं का साथ नहीं देकर विदेशी आक्रांताओं का साथ दिया और फिर इनको भी मार दिया जाता है, रणमल और रत्तीपाल को भी।
अलाउद्दीन खिलजी कहता है कि जब तुम अपने राजा के नहीं हो सके तो मेरे क्या हो जाओगे। हमीर ने आगे बढ़कर शत्रु सेना का सामना किया, वह वीरोचित गति को प्राप्त हुआ। हमीर देव मारा गया। मित्रों, हमीर की रानी रंगा देवी और पुत्री ने जौहर व्रत द्वारा अपने धर्म की रक्षा की। यह रानी रंगा देवी और उसकी बेटी ने जौहर व्रत किया। वह राजस्थान का प्रथम जौहर माना जाता है। हमीर के साथ ही रणथंभौर के चौहानों का राज्य समाप्त हो गया। तो इस प्रकार मित्रों, ये जो चौहान शाखा स्थापित हुई थी ये भी ख़त्म हो गई, पृथ्वीराज चौहान और उसके बाद उनके पुत्र मारे गए फिर पड़पोते। हमीर के साथ ही रणथंभौर के चौहानों का राज्य समाप्त हो गया। हमीर के बारे में प्रसिद्ध हैं तिड़िया तेल हमीर हट चढ़े ने दूजी बार। मित्रों, इसका आश्रय यह है कि हमीर एक बार जो हट कर लेते थे, यानी जो निर्णय ले लेते थे, उसके बाद वो अपनी खुद की भी नहीं सुनते थे और वो पीछे नहीं हटते थे। जालौर की चौहान शाखा का संस्थापक कीर्तिपाल था। प्राचीन शिलालेखों में जालौर का नाम जाबालीपुर और किले का सोनगिरी मिलता है, जिसको अपभ्रंश में सोनगढ़ कहते हैं। इसी पर्वत के नाम से चौहानों की यह शाखा सोनगरा कहलाई। जो इसकी सोनगरा शाखा है जालौर की, इसकी वजह यह है कि जिसको अपभ्रंश भाषा में इस किले को सोनगढ़ कहते थे, सोनगिरी को सोनगढ़, तो सोनगरा शाखा हो गई। सोनगिरी से सोनगढ़ बना और सोनगढ़ से सोनगढ़। इस शाखा का प्रसिद्ध शासक कानरदेव चौहान। दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर को जीतने से पूर्व 1308 ईस्वी में सिवाना पर आक्रमण कर दिया। उस समय चौहानों के एक सरदार जिसका नाम सातल देव था, जो दुर्ग का रक्षक था। देखिए मित्रों, सातल देव ने वीरतापूर्वक युद्ध किया लेकिन मारा गया। उसने अनेक स्थानों पर तुर्कों को छकाया था, इसलिए उसके शौर्य की दाग राजस्थान में जम चुकी थी। परंतु एक राजद्रोही भावले नामक सैनिक द्वारा विश्वासघात किया गया। देखिए मित्रों, यहाँ भी ये गद्दार निकला है, सिवाना में भी, आपको इसका नाम याद रखना है, राजद्रोही भावले। विश्वासघात के कारण सिवाना का पतन हो गया और अलाउद्दीन ने सिवाना जीतकर उसका नाम खैराबाद रख दिया। तो इसका नाम सिवाना का नाम चेंज किया गया, खैराबाद रख दिया। जो मित्रों चित्तौड़ का नाम रखा था वो खिजराबाद रखा था, वो हमने पहले पढ़ा था। इस विजय के पश्चात 1311 ईस्वी में जालौर का भी पतन हो गया। वहाँ का शासक कानरदेव वीर गति को प्राप्त हुआ। वे सूरवीर योद्धा, देश अभिमानी और चरित्रवान व्यक्ति था। उसने अपने अदम्य साहस और सूझबूझ से किले निवासियों, सामंतों तथा राजपूत जाति का नेतृत्व एक अपूर्व ख्याति अर्जित कर ली। तो मित्रों, जो कानरदेव थे चौहान, उनके एक वीर पुत्र हैं वीरमदेव, उन्होंने भी युद्ध में संघर्ष किया, वो भी लास्ट में मारे जाते हैं। और उनकी जो प्रेमिका थी अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा, जब वो ये सुनती हैं कि राजकुमार वीरमदेव मारे गए हैं, तो वो दिल्ली में यमुना नदी में कूदकर आत्महत्या कर लेती है। वर्तमान हाड़ौती क्षेत्र पर चौहान वंशीय हाड़ा राजपूतों का अधिकार था। या हाड़ौती में हाड़ा राजपूत है, चौहान वंशी ये भी। प्राचीन काल में इस क्षेत्र पर मीणाओं का अधिकार था। ऐसा माना जाता है कि बूंदा मीणा था ये। बूंदा मीणा के नाम पर ही बूंदी का नामकरण हुआ। कुंभाकालीन राणपुर के लेख में बूंदी का नाम वृंतावती मिलता है। ये भी आपको याद रखना है। वृंतावती जो कुंभा के समय राणपुर का लेख है, इसमें बूंदी का नाम वृंतावती है। राव देवा ने मीणाओं को पराजित कर 1241 ईस्वी में बूंदी राज्य की स्थापना की थी। बूंदी के प्रसिद्ध किले तारागढ़ का निर्माण बरसिंह हाड़ा ने करवाया। ये आपको याद रखना है, तारागढ़ दुर्ग बूंदी का बरसिंह हाड़ा ने निर्माण करवाया। दोस्तों, इसके अलावा एक तारागढ़ दुर्ग और है, वो अजमेर में है। 2 तारागढ़ दुर्ग हो गए, एक बूंदी का जिसका निर्माण बरसिंह हाड़ा ने करवाया, और दूसरा है अजमेर का तारागढ़ दुर्ग, जो उसकी एक रानी थी तारा, उसके नाम पर
वो तारागढ़ नाम पड़ा था। तारागढ़ ऐतिहासिक काल में भित्ति चित्रों के लिए विख्यात रहा है। बूंदी के सुरजन सिंह हाड़ा ने 1569 ईस्वी में अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। बूंदी की प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी शत्रुसाल हाड़ा ने, इसका स्मारक था शत्रु सिंह हाड़ा का, जो 1658 ईस्वी में सामूगढ़ के युद्ध में औरंगजेब के विरुद्ध शाही सेना की ओर लड़ता हुआ मारा गया। जो 84 खंभों की छतरी मित्रों ये शत्रुसाल हाड़ा की है और इसका निर्माण इसके पुत्र ने करवाया था। बुद्ध सिंह के शासनकाल में मराठों ने बूंदी रियासत पर आक्रमण कर दिया। जो मैंने बताया था सवाई जयसिंह थे और सवाई जयसिंह की जो बहन थी, जो यहाँ की रानी थी, उन्होंने मराठों को अपना धर्म भाई बनाया था और उन्होंने सर्वप्रथम आक्रमण किया था। आपको बुद्ध सिंह का नाम याद रखना है कि सवाल पूछा जाता है कि सबसे पहले किस शासक के समय बूंदी पर मराठों का आक्रमण हुआ, तो बुद्ध सिंह था। प्रारंभ में कोटा बूंदी राज्य का ही भाग था, जिसे शाहजहां ने बूंदी से अलग कर माधो सिंह को सौंपकर 1631 ईस्वी में नए राज्य के रूप में मान्यता दी। कोटा राज्य का दीवान झाला जालिम सिंह इतिहास चर्चित व्यक्ति रहा है। कोटा रियासत पर उसका पूर्ण नियंत्रण था। कोटा में ऐतिहासिक काल से आज तक कृष्ण भक्ति का प्रभाव रहा है, इसलिए कोटा का नाम नंदग्राम है। कोटा को नंदग्राम नाम है इसका, क्योंकि कृष्ण भक्ति का प्रभाव रहा है। फिर आगे देखते हैं। बूंदी कोटा में सांस्कृतिक उपागम के रूप में यहाँ की चित्र शैलियाँ विख्यात रही है। बूंदी में पशु पक्षियों का श्रेष्ठ अंकन हुआ है। वहीं कोटा शैली शिकार के चित्रों के लिए विख्यात रही है। दोस्तों आज के लिए हम इतने पढ़ते हैं। जो हमारे जो भी राजवंश थे वो समाप्त हो गए। कल हम मित्रों पढ़ेंगे मध्यकालीन राजस्थान में धार्मिक आंदोलन और विभिन्न लोक धर्म संस्कृतियाँ। दोस्तों इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, वे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जब नोटिफिकेशन आएगा तो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। और यदि बेल आइकन नहीं दबाओगे तो नोटिफिकेशन आपको पास मिलेगा नहीं और आपको पता नहीं चलेगा कि वीडियो अपलोड हुआ है या नहीं हुआ। दोस्तों इसके अलावा जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप और विशेष रूप से जो व्हाट्सएप के स्टेटस होते हैं उस पर इस वीडियो के लिंक को ज़रूर शेयर करें ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी को इसका लाभ पहुँच सके। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।